नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 मई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। दो इश्यूज आज हम डिटेल से और बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। पहला जो आर्टिकल है ये अनाथ बच्चों के प्रोटेक्शन से संबंधित है। देखो ये जो आर्टिकल है ना, ये केस स्टडीज़ में भी काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरा आर्टिकल इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट से संबंधित है। इसको हम बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करेंगे। वैसे पिछले हफ्ते भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, लेकिन ये आर्टिकल थोड़ा अलग है। इसमें हम डिटेल से बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनाथ बच्चों के एडॉप्शन और उनके प्रोटेक्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेस्ट है? देखो अभी जो कोविड-19 की सेकेंड वेव हमारे देश में चल रही है ना, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं। देखो हर एक जान अमूल्य है, तो जब भी मौत की खबर आती है दुख होता है देख के। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा दुखदायक होती हैं। जैसे परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई और बच्चे अनाथ हो गए, या फिर पहले से फैमिली में सिंगल पेरेंट के द्वारा बच्चों की देखरेख की जा रही थी और उस सिंगल पेरेंट की जान चली गई इस कोविड-19 की वजह से और बच्चे अनाथ हो गए। सोशल मीडिया पर या फिर दूसरी जगहों पर आप इस प्रकार के मैसेजेस भी देखते होंगे कि बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनको अडॉप्ट कर लीजिए। और बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि आस पड़ोस के जो पड़ोसी हैं या फिर दूसरे रिश्तेदार हैं, वो ऐसे अनाथ बच्चों को कि डायरेक्टली किसी फैमिली को सौंप देते हैं या फिर किसी एजेंसी को सौंप देते हैं। तो राइटर कहते हैं ये सब करने से पहले आप कानून के बारे में जान लीजिए। चाइल्ड एडॉप्शन से संबंधित कानून है क्या, क्योंकि आप ऐसा कोई काम ना कर बैठें जिससे आपको सज़ा हो जाए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के हिसाब से बेशक देखो आपने गुड इंटेंशंस के साथ में बच्चे को किसी ऐसी फैमिली को सौंपा है जो उस बच्चे की देखरेख कर सके, लेकिन आपको क्या पता वो फैमिली सही है या गलत है। तो इसीलिए कानून बनाया गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। सबसे पहले तो राइटर देखो प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। जब भी आपको कोई अनाथ बच्चा मिले ना, तो आपको क्या करना है, आप 1098 पे कॉल कर सकते हो। 1098 ये एक टोल फ्री चाइल्ड लाइन नंबर है। किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक नोडल एजेंसी है चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन। ये हेल्पलाइन ऑपरेट करती है साल में 365 दिन 24 घंटे। तो जब आप इस हेल्पलाइन पर फ़ोन करके बताते हो ना अनाथ बच्चे के बारे में कि आपको बच्चा मिला है, तो आपसे पूछा जाता है कि बच्चा अभी कहाँ पर है। तो उस लोकेशन पर फिर चाइल्ड लाइन यूनिट जो है वो पहुँचती है, मतलब कोई एजेंसी आपके पास आएगी बच्चे की कस्टडी लेने के लिए। देखो ये जो एजेंसी आपके पास आती है ना ऐसी सिचुएशन में बच्चे की कस्टडी लेने के लिए, जब आपने इस हेल्पलाइन पे फ़ोन किया, ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ही होती हैं। इनको अप्रूवल मिला होता है सरकार से, मतलब सरकार इन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के बच्चों की प्रोटेक्शन करती है और इन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को सरकार अपनी तरफ से अप्रूवल देती है कि हाँ आप हमारे साथ मिल के काम कीजिए। या तो आप ये कर सकते हो, आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप 1098 पे फ़ोन कीजिए। अदरवाइज आप देखो डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को कॉल कर सकते हो। क्वेश्चन उठता है कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर का नंबर तो होगा नहीं। राइटर कहते हैं नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम फॉर मिसिंग एंड वल्नरेबल चिल्ड्रन का एक पोर्टल है, यानी वेबसाइट है, जिसको मेंटेन किया जाता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इस पोर्टल पे जाके आप डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर का नंबर प्राप्त कर सकते हो और उनको कॉल कर सकते हो कि आपको अनाथ बच्चा मिला है। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा सकते हो और मिल सकते हो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर से। हर एक पुलिस स्टेशन में देखो एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होता है जिसकी रैंक एएसआई या फिर उससे ऊपर की होती है, और उस चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को स्पेशल ट्रेनिंग मिली होती है बच्चों के केसेस से डील करने के लिए, या फिर जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स, मतलब वो बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम है, वो अपराध में सम्मिलित पाए गए हैं, ऐसे बच्चों से भी डील करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग मिली होती है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को। तो ये तीसरा ऑप्शन है।
अगर ये ऑप्शन भी आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर आप 112 नंबर पे कॉल कर सकते हो। 112 नंबर जो है ये पूरे देश में एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है। तो यहाँ पे कॉल करके आप, पुलिस फ़ोन उठाती है तो 112 पे कॉल करके पुलिस मुख्यालय को आप बता सकते हो ऐसे बच्चों के बारे में जो आपको मिला है जो अनाथ हैं, और आवश्यक सहायता मांग सकते हो। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, अगर देखो ऐसे बच्चों के बारे में रिपोर्टिंग नहीं की जाती है तो फिर आपको पता है आपके पास है ऐसा बच्चा लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के हिसाब से पनिशेबल ऑफेंस है। अब इसके बाद क्या होता है, आपने सूचित कर दिया अनाथ बच्चे के बारे में एजेंसी को या फिर पुलिस स्टेशन को, जिसको भी, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने थे। तो देखो जो भी आउटरीच एजेंसी है, आउटरीच एजेंसी पुलिस भी हो सकती है, मान लीजिए आप पुलिस के पास गए बच्चे को लेके, या फिर आउटरीच एजेंसी कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जिसने सरकार से अप्रूवल लिया हुआ हो, मतलब जिसने भी बच्चे की कस्टडी आपसे ली है। अब उस एजेंसी को 24 घंटे के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट की एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, उसके पास, उस कमेटी के पास बच्चे को प्रेजेंट करना होता है। तो फिर ये हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है ना, ये डिसाइड करती है कि बच्चे को कहाँ पे भेजा जाए, क्या किसी चिल्ड्रन होम में भेजा जाए या फिर किसी दूसरी चिल्ड्रन फिट फैसिलिटी में भेजा जाए, या फिर किसी पर्सन को बच्चे की कस्टडी फिलहाल के लिए दी जाए, फिट पर्सन। अगर देखो बच्चे की एज 6 साल से कम है ना, तो फिर उसे स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में रखा जा सकता है। स्टेट इस प्रकार के सभी बच्चों की केयर करता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है तब तक जब तक कि उनकी एज 18 साल नहीं हो जाती। संपूर्णा बेरुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स और यूटीज़ को ये डायरेक्शंस दी थी कि आप इंश्योर कीजिए सभी जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं ना वो रजिस्टर्ड हैं। कोई भी ऐसा एनजीओ या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो चाइल्ड की केयर करना चाहती है वो बिना रजिस्टर हुए काम नहीं कर सकती। रजिस्ट्रेशन उनके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, एक बार देखो चाइल्ड को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि चाइल्ड जो है वो एडॉप्शन के लिए क्लियर है, तो फिर उसके द्वारा, मतलब ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है ना, ये डिक्लेयर करती है कि ये बच्चा जो है वो गोद लिया जा सकता है, एडॉप्शन के लिए फ्री है। तो इंडियन प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स, मतलब ऐसे लोग जो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया के रहने वाले हों, एनआरआई हों या फिर फॉरेनर हों, इनका ऑर्डर है। अभी कुछ समय पहले ये क्लैरिफाई किया गया था, जो एनआरआई हैं उनको इंडियंस के इक्वल ट्रीट किया जाएगा, लेकिन एनआरआई और इंडियंस को प्रायोरिटी दी जाएगी एज कंपेरिजन टू फॉरेनर्स। अगर इंडिया में बच्चे को गोद लेने की बात हम करें, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इंडियंस को, और एनआरआईज को, फॉरेनर्स को प्रायोरिटी बाद में मिलेगी। राइटर ये भी कहते हैं ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का है ना, ये ज़्यादा सेकुलर है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है एज कम्पेयर टू हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जो कि देखो रिलीजन स्पेसिफिक है और प्रोसीजर भी इस एक्ट के थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। जबकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत बच्चे को गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो आसानी से मॉनिटर की जा सकती है। प्रक्रिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। और मॉनिटर कहाँ पे की जा सकती है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बच्चे के गोद की लेने की प्रक्रिया को देखरेख करने के लिए, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इसके पोर्टल पे जाके बच्चे को गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसे मॉनिटर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के अनुसार फादर या फिर फादर की एब्सेंस में मदर ही सिर्फ नेचुरल गार्डियन है। इसके अलावा इवन कोई बिल्कुल क्लोज रिश्तेदार जो है वो भी अगर बिना अथॉरिटी के बच्चे की कस्टडी ले लेता है तो ये भी इल्लीगल है और इससे वो ट्रबल में आ सकते हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। और वैसे बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया है क्या? देखो जो पेरेंट्स बच्चा गोद लेना चाहते हैं उनको रजिस्टर करवाना होता है अपने आप को केयरिंग्स में। केयरिंग मतलब चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में एक स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी होम स्टडी रिपोर्ट प्रिपेयर करती है उन पेरेंट्स के बारे में जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं। इवन सिंगल पेरेंट के द्वारा भी बच्चा गोद लिया जा सकता है, वो इशू नहीं है। लेकिन
जो स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी होती हैं वो होम स्टडी रिपोर्ट प्रिपेयर करती हैं कि जिन्होंने अप्लाई किया है उनके घर में सिचुएशन क्या है, क्या बच्चा इन्हें गोद दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता। अगर देखो ये होम स्टडी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, अप्रूवल मिल जाता है, तो चूंकि कई सारे पेरेंट्स ने बच्चे को गोद लेने के लिए अप्लाई किया होता है तो एक सीनियरिटी लिस्ट बनती है और सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से ऑफ़र किए जाते हैं कि बच्चे आप ये बच्चे ऑप्शंस ये हैं आपके सामने, आप इन्हें गोद ले सकते हो। और एक बार अप्रूवल मिलने के बाद प्री अडोप्शन फोस्टर केयर स्टार्ट हो जाती है। बाद में स्पेशलाइज्ड अडोप्शन एजेंसी कोर्ट ऑर्डर सिक्योर करती है अडोप्शन का। तो ये पूरा प्रोसीजर है, प्रक्रिया है बच्चे को गोद लेने की। इस संदर्भ में देखो कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सभी डीजीपीज को आदेश दिया था मई 2013 में, हर एक बच्चा जो अभी गुम है, मिसिंग है, हर एक मिसिंग बच्चे के लिए आप या तो ट्रैफिकिंग का केस दर्ज कीजिए या फिर अबडक्शन का केस दर्ज कीजिए। ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट के डीजीपीज को दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह भी कहा था, वही बात जो शुरू में हमने डिस्कस की, हर एक पुलिस स्टेशन में एएसआई या फिर उससे बड़ी रैंक का अधिकारी होगा, उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों से संबंधित केसेस को डील करने के लिए। और वो ऑफिसर्स जब बच्चों के केसेस से डील करेंगे ना तो वो यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं वो डरे हुए महसूस करते हैं वर्दी देख के। तो जब वो बच्चों से मिलेंगे, ऐसे केसेस को डील करेंगे जब वो सिविल यूनिफॉर्म में जाएंगे। इसके अलावा हर एक ज़िले में एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होगी जिसको लीड किया जाएगा डीएसपी या फिर उससे ऊपर के अधिकारी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन ऑर्फनेजेस इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2017 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद या फिर पुलिस ट्रेनिंग एकेडमीज हर एक स्टेट में जो हैं वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से संबंधित ट्रेनिंग कोर्स तैयार करें और पुलिस ऑफिसर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, इस एक्ट से संबंधित उनको सेंसिटाइज किया जाए इस एक्ट के बारे में। हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी सभी स्टेट्स और यूटीज़ के चीफ सेक्रेटरीज को लिखा, कोविड-19 की वजह से जो बच्चे अनाथ हुए हैं, आपको ऐसे बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप हमें लिखिए। तो इस डायरेक्टिव को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और देखो कंक्लूजन में वही बात बोली जा सकती है, बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं। एक देश का फ्यूचर क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बच्चों की डेवलपमेंट किस प्रकार से हुई है। तो ये जो कोविड-19 की विपत्ति है, इस विपत्ति में जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, उनका बेहतर फ्यूचर सिक्योर करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चाइल्ड प्रोटेक्शन से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है इससे संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें करंट में क्या कुछ चल रहा है, हम थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का। देखो थ्रू आउट द हिस्ट्री विभिन्न देशों में जूस के ऊपर अत्याचार होता आया है उनके रिलीजियस बिलीव्स के कारण। हिटलर ने जिस प्रकार से जूस को मरवाया, ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में 60 लाख के आसपास जूस की हत्या करवाई गई थी हिटलर के द्वारा। तो हमें ज़्यादा पता ये है कि जर्मनी में जूस के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन सिर्फ जर्मनी में हुआ ऐसा नहीं है। रशिया, अर्जेंटीना और भी काफ़ी सारे देशों में जूस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ है, उनको मारा गया है। तो 19th सेंचुरी के लास्ट में 1897 के आसपास एक मूवमेंट जूस के द्वारा चलाई गई। मूवमेंट का नाम था जियोनिज्म। जियोनिज्म देखो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, चूँकि काफ़ी सारे देशों में जूस के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो उन्हें यह लगता था कि जूस का एक अपना देश होना चाहिए, एक अपना होमलैंड होना चाहिए जहाँ पे जूस रह सकें और उनके ऊपर कोई अत्याचार ना करें। तो इसी ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए ये मूवमेंट चलाई गई थी जियोनिज्म। इस मूवमेंट के अंदर जो इजरायली डायस्पोरा था विभिन्न देशों में, उनसे आह्वान किया गया था कि आप इस पैलेस्टीन रीजन में आइए, यहाँ पर आप ज़मीन खरीदिए और सेटल हो जाइए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि यहीं पर सेटल होने की क्यों सोची ज्यूज ने और कहीं पर क्यों नहीं? क्योंकि देखो
इस रीजन की उनके लिए रिलीजियस सिग्निफिकेंस थी। तो जियोनिज्म मूवमेंट के तहत काफ़ी संख्या में ज्यूज यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए और सेटल होना स्टार्ट हो गए। लेकिन देखो प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर तो ऑलरेडी लोग रहते थे ना। अब कुछ लोग यूँ बोलते हैं कि पैलेस्टीन एक इंडिपेंडेंट कंट्री कभी भी नहीं था, जैसे इंडिया के लिए बोला जाता है। कुछ लोग बोल देते हैं कि इंडिया एक देश अलग से कभी नहीं था, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में इंडिया डिवाइडेड था। उसी प्रकार से पैलेस्टीन के लिए भी बोल दिया जाता है कि अलग से एक इंडिपेंडेंट कंट्री जैसा कुछ भी नहीं था पैलेस्टीन यहाँ पर। तो ज्यूज यहाँ पर सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गए और 1916 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक एग्रीमेंट साइन हुआ, साइकस पिकोट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत ये जो रीजन था ये ब्रिटेन के अंडर आ गया, क्योंकि ब्रिटेन फ्रांस आपको पता ही है उस समय उनकी कॉलोनीज थी वर्ल्ड के विभिन्न इलाकों में। जैसे इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी था, उसी प्रकार से ये रीजन भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। बाद में क्या हुआ, एक और डिक्लेरेशन हुई, बालफोर डिक्लेरेशन। बालफोर डिक्लेरेशन के अंतर्गत जो ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि यहाँ पर ज्यूज जो हैं अपना होमलैंड इस्टाब्लिश कर सकते हैं, यानी अपना एक अलग से देश इस्टाब्लिश कर सकते हैं। तो उनकी डिक्लेरेशन इसलिए अहम थी क्योंकि ये रीजन तो ब्रिटेन के अंडर ही आता था ना, और उनके फॉरेन सेक्रेटरी का ये कहना कि हम कि ज्यूज अपना होमलैंड यहाँ पर इस्टाब्लिश कर सकते हैं, तो इसके बाद तो और ज़्यादा ज्यूज यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आपको पता है हिटलर ने क्या कुछ किया ज्यूज के साथ। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बहुत सारे ज्यूज की हत्या करवाई गई। तो ज्यूज का यहाँ पर आना एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक्सपोनेंशियली, मतलब हजारों की संख्या में ज्यूज यहाँ पर आए और ज्यूज के लिए एक अलग से होमलैंड यानी अलग से देश की जो मांग थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ऑलरेडी जो लोग रहते थे उनके साथ थोड़ी लड़ाई होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो तो नहीं चाहेंगे कि बाहर से लोग आएँ और वो अपना यहाँ पर देश बनाएं, ऐसा कौन चाहेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। आसपास के जो देश थे अरब कंट्रीज जैसे इजिप्ट, इराक, सीरिया, ये भी विरोध कर रहे थे। वो कहते थे यहाँ पे तो मुस्लिम्स रहते हैं और बाहर से ज्यूज आ रहे हैं, वो अपना देश बना रहे हैं, हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो कन्फ्लिक्ट देखो बढ़ता जा रहा था। तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ तो ब्रिटेन, फ्रांस, ये देश अपनी अपनी कॉलोनीज को छोड़ के जाने लगे। जैसे ब्रिटेन इंडिया को छोड़ के चला गया था, उसी प्रकार से इस रीजन को भी छोड़ के ब्रिटेन जाने लगा। लेकिन जाते जाते उन्होंने क्या किया, इस इशू को सौंप दिया यूनाइटेड नेशंस को। मतलब यूनाइटेड नेशंस इस इशू को सोल्व करेगा, क्या इजराइल के लिए अलग से देश बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो यूनाइटेड नेशंस ने रेजुलेशन पास किया कि इस रीजन में दो देश बनेंगे, एक पैलेस्टीन, एक इजराइल, एक मुस्लिम्स के लिए, एक ज्यूज के लिए। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये रेजुलेशन एडोप्ट किया था 1948 के आसपास, और इजराइल ने तो इसे स्वीकार कर लिया था। इजराइल यही चाहता था कि हमें हमारा होमलैंड मिल जाए, यानी हमारे लिए एक अलग से देश हो। इसलिए इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस के इस रेजोल्यूशन को मान लिया था। लेकिन अरब कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस के इस रेजोल्यूशन को नहीं माना। तो आसपास के जो अरब कंट्रीज थे जैसे सीरिया, इराक, इजिप्ट, इन्होंने इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया। युद्ध स्टार्ट हो गया इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में। इजराइल देखो ये युद्ध जीत गया। उसके बाद एक बार फिर से लड़ाई हुई 1967 में इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच। वो युद्ध भी इजराइल जीत गया। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है, 1967 में इजराइल जब युद्ध जीता अरब कंट्रीज से, तो इजराइल ने बहुत सारे एरिया पर कब्जा कर लिया। समझ गए, मतलब 1967 में अरब कंट्रीज ने यह सोचा था कि हम ज्यूज को यहां से भगा देंगे, लेकिन उनका दाव उल्टा पड़ गया। ना सिर्फ इजराइल जीता, बल्कि इजराइल ने बहुत सारे एडिशनल टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया। जैसे गोलन हाइट्स, ये पहले सीरिया के पास था, इजराइल ने 1967 के वार में ये सीरिया से कैप्चर कर लिया। उसी प्रकार से वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम, ये वेस्ट बैंक है और यहाँ पर जेरूसलम है। वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को इजराइल ने कैप्चर कर लिया जॉर्डन से 1967 में। सिनाई पेनिनसुला ये इजिप्ट से ले लिया था इजराइल ने 1967 के वार में, लेकिन बाद में 1979 में इजराइल और इजिप्ट के बीच एग्रीमेंट साइन हो गया था, तो सिनाई पेनिनसुला को वापस लौटा दिया गया इजराइल के द्वारा इजिप्ट को। गाजा स्ट्रिप, इस पर भी
इजराइल ने कब्जा कर लिया था, लेकिन 2005 में इजराइल अपनी सेना यहाँ से वापस लेके चला गया और अब ये जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी है, ये पैलेस्टीनियन के पास है। कुल मिलाकर कहने की बात ये है, 1967 से पहले बॉर्डर देखो इस प्रकार से हुआ करता था। ये जो ग्रीन लाइन है, इससे पहले का एरिया इजराइल के पास था, बाद वाला एरिया इजराइल के पास नहीं था। ये गोलन हाइट्स नहीं था और गाजा स्ट्रिप भी नहीं था। लेकिन 1967 वार के बाद ये आगे वाला एरिया भी, जहां पे ये वाइट आपको दिख रहा है, इस एरिया पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया और ये ग्रीन लाइन बॉर्डर के रूप में ये इनसिग्निफिकेंट हो गई। ये देखो वेस्ट बैंक के अंदर भी इजराइल की काफ़ी सारी सेटलमेंट्स हैं। सफ़ेद एरिया आपको वेस्ट बैंक के अंदर भी दिख रहा है और ये इजरायली सेटलमेंट्स हैं। आपको इस मैप से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1947 से पहले ये पूरा हरा हरा जो आपको दिख रहा है, ये पैलेस्टीन हुआ करता था, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन अडोप्ट नहीं किया था कि दो देशों को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, एक इजराइल दूसरा पैलेस्टीन। लेकिन जब पार्टीशन हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन अडोप्ट किया, तो ये सोचा गया था ये हरे वाला रीजन पैलेस्टीन वाला होगा और बाकी सफ़ेद वाला रीजन इजराइल का होगा। लेकिन आगे युद्ध होता गया, इजराइल हरे वाले एरिया को भी कैप्चर करता गया, यानी पैलेस्टीन के एरिया को भी कैप्चर करता गया इजराइल। जैसे जैसे युद्ध हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ इजराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में, तो आज सिचुएशन ये आ गई है, हरे वाला जो एरिया है पैलेस्टीन वालों का, वो बहुत ही कम रह गया है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है और इजराइल ने पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया है। तो ये हमने इजराइल और पैलेस्टीन के इशू को ब्रीफ में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं आज के आर्टिकल की। आज के आर्टिकल में कहा जाता है, देखो चूंकि इजराइल इवन पैलेस्टीन की टेरिटरी पर भी अपनी जो सेटलमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ करता जा रहा है, तो पैलेस्टीन के लोगों में ऑलरेडी एक फ्रस्ट्रेशन थी। उसके बाद अल अक्सा मस्जिद का इंसिडेंट हुआ और खबर आई कि ईस्ट जेरूसलम से भी कुछ अरब फैमिलीज़ को इजराइल के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। तो इसके बाद एकदम से क्लैशेस स्टार्ट हो गए और इस भावनाओं को भुनाया गया। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है गाजा पट्टी में, ये जो गाजा पट्टी है ना, इस पर इजराइल के द्वारा पूरी तरह से एम्बार्गो लगा के रखा है। बाहर से सामान नहीं मंगवाया जा सकता उन लोगों के द्वारा जो इस पट्टी में रहते हैं। ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड ये क्षेत्र है। बुनियादी सुविधाओं के लिए ये जो क्षेत्र है वो इजराइल पर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ से कोई शिप नहीं आ सकता और जो एयर स्पेस है वो भी इजराइल द्वारा कंट्रोल्ड है। और इस पट्टी को कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? हमास के द्वारा। हमास जो है एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन थी ना पैलेस्टीन के लोगों में, इस फ्रस्ट्रेशन को बुनाया गया हमास के द्वारा और हमास ने रॉकेट्स दागने स्टार्ट कर दिए इजराइल के ऊपर, इवन इजराइल के सिविलियन सेंटर्स के ऊपर। तो क्लैशेस चल रहे हैं इजराइल की फोर्सेस के द्वारा, जहां एक तरफ हमास के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, एयर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक वैसे इन क्लैशेस में कितने लोग की डेथ हो गई ये कोई काम का तो नहीं है, मतलब आंसर्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन 100 से ज़्यादा पैलेस्टीन के लोगों की डेथ हो गई है और 10 के आसपास इजराइल के लोगों की डेथ हो गई है। दूसरी तरफ देखो, इजराइल में भी सिर्फ जूस नहीं रहते, बहुत सारे अरब मूल के लोग भी रहते हैं इजराइल में। तो इजराइल के अंदर भी राइट स्टार्ट हो गए हैं, जो राइट विंग के जूस हैं और कुछ अरब मूल के जो लोग हैं उनके बीच हैं। मतलब कहीं पर ऐसा हो रहा है कि जो जूस की जो मोब है वो अरब मूल के लोगों को निशाना बना रही है और कहीं पर वाइस वर्सा, मतलब अरब मूल के जो लोग हैं वो जूस को निशाना बना रहे हैं। तो राइट स्टार्ट हो गए हैं इजराइल के अंदर भी। तो दो तरफा चुनौती है अभी इजराइल के सामने। एक तो हमास जिसके द्वारा रॉकेट दागे जा रहे हैं इजराइल के ऊपर, उनका सामना करना, और दूसरी जो चुनौती है वो इंटरनल है। सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है क्योंकि दो कम्युनिटीज के बीच इजराइल के अंदर राइट्स चल रहे हैं इजराइल की कई सारी सिटीज में। तो उन दंगों पर काबू पाना ये एक बड़ी चुनौती है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो वैसे तो इजराइल का दावा है कि हम हमास के द्वारा जो रॉकेट दागे गए हैं, पिछले 5 दिनों में हमास ने 1800 रॉकेट दागे हैं इजराइल के ऊपर। ज़्यादातर जो रॉकेट हैं उनको तो इजरायली
डिफेंस सिस्टम के द्वारा, जिसका नाम है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। इजराइल का ये जो डिफेंस सिस्टम है, इसके द्वारा ज़्यादातर रॉकेट्स को तो हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन बहुत सारे हमास के रॉकेट्स इजराइल के अलग अलग सिटीज़ में गिरे और जैसा हमने डिस्कस किया कुछ लोगों की डेथ भी हो गई। तो देखो, इजराइल का ये कहना है हम हमास को करारा जवाब देंगे। हमास जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम पूरी तरह से तोड़ देंगे। राइटर कहते हैं देखो, ये बातें 2014 में भी बोली गई थी। इजराइल ने कहा था कि 2014 में हम हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से तबाह कर देंगे ताकि फ्यूचर में हमास इजराइल के ऊपर रॉकेट्स ना दाग सकें। लेकिन 7 साल पूरे हो चुके हैं उस बात को। वो जो 2014 का युद्ध है ना, वो ऑलमोस्ट 7 हफ्ते के आसपास चला था। बहुत से लोगों की जानें चली गई थी, लेकिन उस युद्ध में भी इजराइल पूरी तरह से हमास को ख़त्म नहीं कर सका था। तो इजराइल को पता है कि हमास को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। कुछ देशों ने कहा है, जैसे यूएसए ने, जर्मनी ने, कि इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है। बट देखो, युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। ये जो युद्ध चल रहा है, इसमें जाने जाएंगी निर्दोष लोगों की, इसलिए जल्द से जल्द सीज फायर की आवश्यकता है। अगर सीज फायर नहीं साइन हुआ तो डेली बेसिस पे दर्जनों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इसलिए आवश्यकता ये है, यूएसए समेत दूसरे जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो दोनों साइड में प्रेशर डालें, हमास पर भी प्रेशर डालें, या फिर हमास को रोकने के लिए जिस भी एजेंसी पर प्रेशर डालने की आवश्यकता है उस पर प्रेशर डाला जाए, और दूसरी तरफ इजराइल पे भी प्रेशर डाला जाए कि आप ये क्लैशेस जो हैं ये बंद कीजिए, युद्ध बंद कीजिए, इससे निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इजराइल और हमास के बीच जो अभी वार चल रहा है उससे संबंधित हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 2 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।